नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सलवाद आतंकवाद पर नई रणनीति बनाने के लिए कुछ दिनों पहले ही रायपुर और भिलाई से आईएसआईएस के नाबालिग अरेस्ट किए गए थे और इस दौरान बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे हैं। बता दें कि रायपुर में सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर यह और भी अब गंभीर शामिल हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात करीबन 8 बजे रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान लैंड हुआ। यहां राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से नवा रायपुर स्थित M1 स्पीकर हाउस की तरफ उनका काफिला रवाना हुआ, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। IIM नवा रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी का 2 दिन का मेगा सुरक्षा सम्मेलन शुरू हो गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े दिमाग में एक ही छत के नीचे और एजेंडा बेहद ही गंभीर है। नक्सलवाद, आतंकवाद और उभरते डिजिटल खतरे पर नई राष्ट्रीय रणनीति किस तरह होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों की हलचल तेज हो गई। IIM नवा रायपुर में देश के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजीपी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद है। 2 दिनों का यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही है और इस दौरान हर एक मानकों का ध्यान भी रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वो बिना चिंता किए उचित अस्पताल में इलाज करवाए। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देश भी दिया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टि परक निस्तारण कराएं, ताकि किसी को भी परेशानी ना उठानी पड़े। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है और इस बीच आज सुबह सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कोई हल निकल आएगा। एक दिन पहले सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें और शिवकुमार को बुलाया था, हमें आपस में बातचीत करने को कहा है। सीएम बदलाव पर हाईकमान जो भी कहेगा मैं मानूंगा। हम दोनों में पहले ने भी हमने कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसका पालन करेंगे। अगर हाईकमान बुलाएगा दिल्ली तो जाएंगे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, फैसला मेरी पार्टी करेगी। मैं किसी समुदाय की राजनीति नहीं चाहता, कांग्रेस ही मेरा समुदाय है और मुझे सभी वर्गों से प्यार है। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कोई डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है तो कोई सिद्धारमैया को बनाए रखना चाहता है और कोई मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। इसलिए आप लोगों की उम्मीद को रोक नहीं सकते। हर बार चीफ मिनिस्टर के बारे में बात होती है, चाहे चुनाव के बाद हो या बीच में हो। लोग अपनी उम्मीद तो जाहिर करते ही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इन सभी डेवलपमेंट पर हाईकमांड की नजर जरूर होती है और वे इसे सुलझा ही लेंगे। और डीएमके सांसदों की परफॉर्मेंस को लेकर बैठक हो रही है। डीएमके सांसदों की अहम बैठक पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की लीडरशिप में हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सांसदों के द्वारा सबमिट की गई वर्क रिपोर्ट की समीक्षा करना है। इसके साथ ही बैठक में सांसदों के ओवरऑल परफॉर्मेंस और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़े मुद्दों पर भी गहन चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये बैठक सांसदों की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों को लेकर अहम फैसला लेने में निर्णायक साबित हो सकती है।
साइक्लोन दितवा बंगाल की खाड़ी में जमकर तबाही मचा रहा है। श्रीलंका में इस तूफान की वजह से शुक्रवार को 69 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया था। सभी स्कूल, ट्रेन, फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवा रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि साइक्लोन दितवा धीरे धीरे तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ रहा है। शनिवार 29 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि साइक्लोन दितवा की वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। स्कूल, कॉलेज समेत फ्लाइट और ट्रेन सेवा को रोका गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया कि ये तूफान रविवार 30 नवंबर को तमिलनाडु में लैंडफॉल कर सकता है और इसका सीधे तौर पर तट से टकराने की संभावना नहीं है, बल्कि पूर्वी तटीय इलाकों से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। साइक्लोन दितवा से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत ने एक बार फिर दोस्ती और मानवता की मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एनडीआरएफ की विशेष टीमें आज सुबह श्रीलंका के लिए रवाना हो गई। गाजियाबाद के हिडन एयरबेस से आईएएफ के IL-76 विमान में चढ़ाई गई ये टीमें पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। 8वीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी की कमान में कुल 80 प्रशिक्षित बचाव कर्मी और 4 स्पेशलाइज्ड सर्च डॉग श्रीलंका भेजे गए हैं। इसके साथ ही अत्याधुनिक HADR उपकरण, मेडिकल सप्लाई और राहत सामग्री, यानी कि जरूरत की हर वो चीज जो संकट की घड़ी में जान बचा सके, ये भेजी गई है। भारत का ये मिशन सिर्फ राहत नहीं, बल्कि इंडो श्रीलंका फ्रेंडशिप का एक मजबूत संदेश भी है। तूफान से भारी तबाही झेल रहे इलाकों में ये टीमें फंसे लोगों को निकालेगी, प्राथमिक इलाज देने और राहत शिविर स्थापित करने में मदद करेगी। भारत ये त्वरित और मानवीय पहल जिस तरह से कर रही है, ये बताता है कि मुसीबत की घड़ी में हिंद महासागर के देश कितनी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सागर बंधु की हर अपडेट लगातार दिखाई जा रही है और इसके साथ ही लोगों को आगाह किया जा रहा है कि बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से हवा जहर उगल रही है। राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के दिल, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास एक बार फिर जहरीले स्मॉग की परत दिखाई दी। सीपीसीबी के मुताबिक इस इलाके का AQI 346 दर्ज किया गया है, जो साफ तौर पर बहुत खराब कैटेगरी में आता है। घना धुआं, कम दृश्यता और सांस लेने में भारीपन, लोगों की दिनचर्या इस प्रदूषण ने बेहद ही प्रभावित कर दी है। सैर सपाटे की जगह अब मास्क और एयर प्यूरिफायर के बिना एक कदम भी निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी हालात अलग नहीं है। यहाँ स्मॉग की मोटी परत जमीन के बेहद करीब तक उतर आई है। सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में AQI 350 दर्ज हुआ है, यानी बहुत ही खराब स्तर। ऐसे में विशेषज्ञ संवेदनशील लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक है ITO। यहां भी स्मॉग पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आया। कार्यालय जाने वाले लोगों को धुंध के बीच वाहन चलाना पड़ रहा है। सीपीसीबी का कहना है कि यहां का AQI 345 है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सड़कें धुंधली, हवा में जहर और आम नागरिक सबसे ज्यादा इससे परेशान नजर आ रहे हैं। और कश्मीर में ठंड ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाइपों में बर्फ जमने लगी है और इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि पारा अभी और भी गिरेगा। कश्मीर इन दिनों साल 2007 के बाद का सबसे ठंडा नवंबर झेल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शोपियां सबसे अधिक ठंडा रहा और शनिवार को भी यही स्थिति नजर आ रही है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पिछली रात की अगर बात करी जाए तो श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री रहा। घाटी में शीतलहर और अधिक तेज हो गई है। वहीं जम्मू में धूप तो निकली है, लेकिन यहां अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान
9.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि रात के तापमान में और भी गिरावट आ सकती है, यानी कि और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। एयरबेस के एनालिसिस में सामने आया कि तेज सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में खराबी आने से अब एयरबेस A320 फ्लीट पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया गया है, जिससे उड़ान सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसलिए एयरबेस ने तुरंत AOT जारी कर दिया है, यानी ऑपरेटरों को तुरंत सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है। भारत में DGCA ने भी तेजी दिखाते हुए सभी एयरक्राफ्ट के लिए सेफ्टी डायरेक्टिव जारी कर दिया है। ऑपरेटरों को कहा गया है कि जब तक जरूरी मॉडिफिकेशन पूरी ना हो ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ाए नहीं जाएंगे। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान कई उड़ानों में देरी या रीशेड्यूलिंग संभव है। और अब लखनऊ से यह खबर है, बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आज सुबह सुबह एक पोस्टर लगा दिखाई दिया और देखते ही देखते यह पोस्टर राजधानी का सबसे चर्चित पोस्टर बन गया। पोस्टर में नोटबंदी से लेकर SIR जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए गए। शब्द तीखे हैं, लहजा सियासी और संदेश साफ। बीजेपी की नीतियों पर विपक्ष का हमला तेज है। पोस्टर लगते ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जमा हो गई। कई लोग पोस्टर की फोटो खींचते दिखाई दिए, तो कई इसे आने वाले चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे फोटो शूट की राजनीति बता रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, बस पोस्टर बाजी ही बची है, जिसकी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में तापमान जैसे जैसे नीचे लुढ़क रहा है, वैसे वैसे प्रकृति एक नई तस्वीर उकेर रही है। इलाहाबाद का संगम एक बार फिर जीवन से भर उठा है। हजारों किलोमीटर दूर से आए साइबेरियाई मेहमान आसमान को अपने पंखों से रंग रहे हैं और माघ मेले की आहट के साथ ही यहाँ पर्यटकों का सैलाब भी उमड़ने लगा है। ठंडी हवाओं के बीच संगम का तट और उस पर उतरते ये सफेद पंख, मानो प्रकृति ने खुद कोई उत्सव सजा दिया हो। साइबेरिया और कजाकिस्तान और उत्तरी यूरोप से आने वाले ये प्रवासी पक्षी हर साल की तरह इस साल भी अपने तय समय पर पहुंच चुके हैं। हजारों किलोमीटर का सफर और गंगा यमुना के संगम पर यह ठहराव, यही इनकी सर्दियों की पनाहगाह है। संगम तट पर इन प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट और यहां उमड़ती भीड़ न सिर्फ इस स्थल की खूबसूरती बढ़ा रही है, बल्कि प्रदेश के पर्यटन को भी नई उड़ान दे रही है। और अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाजा दरगाह में 813वें उर्स से पहले प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया और दरगाह के आसपास सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। दरगाह परिसर में सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि इस उर्स को पूरी शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जाएगा। आसपास की सड़कों और बाजारों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। खबर है कि प्रशासन ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि इस ऐतिहासिक उर्स को किसी प्रकार की परेशानी के बिना मनाया जा सके। इस अभियान से पहले अजमेर में अतिक्रमण और सुरक्षा को लेकर चल रहे विवादों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। 813वें उर्स के मौके पर प्रशासन का यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। जन्मदिन के जश्न में चली गोली ने दिल्ली के शाहदरा जिले में लोगों को दहला दिया। यहां 27 साल के युवक गगन को उसके घर के पास सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उसके जन्मदिन के कुछ मिनट पहले हुई। गगन आधी रात 12 बजे जन्मदिन मनाने वाला था। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर डीसीपी शाहदरा, फर्श बाजार थाने के SHO, शाहदरा थाने के SHO क्राइम टीम और FSL टीम पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि मृतक के शव को गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के पिता के अनुसार गगन अपने दोस्त से मिलने गया था। गगन जब किसी से गले मिला, उसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई। हमलावर ने गोली मारने के बाद 2 राउंड हवा में फायर भी किया था।
मृतक गगन शादीशुदा था और उसका 10 दिन का बेटा भी है। गगन की हत्या के बाद उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके घर में मातम छा गया है। गगन के परिजनों ने हत्या के दोषी को सजा दिलाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने चुनौती गोली चलाने वाले शख्स का पता लगाने की है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ताल के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि पता चल सके कि आखिर ये गोलीबारी की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पार्टी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधानसभा की याचिका और अनुमान समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। गुप्ता आपके कर्नाटक प्रभारी भी थे। इन्होंने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में औपचारिक रूप से सदस्यता ली। ये कदम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आपके कई नेताओं के पलायन का हिस्सा लग रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद गुप्ता ने कहा कि आपने अपनी मूल विचारधारा से भटककर भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। भाजपा के साथ विकास और राष्ट्रवाद की राह पर चलेंगे। भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आपका आपदा अब भाजपा की ताकत बनेगा। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुछ ऐसा हुआ जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कोर्ट पर अपनी स्पोर्ट्स भावना दिखाई और खेला बैडमिंटन। लेकिन अकेले नहीं, साथ थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल। जस्टिस सूर्यकांत ने दिखाया कि कोर्ट सिर्फ कानून के लिए नहीं बल्कि बैडमिंटन के लिए भी है। गेंद चली, रैकेट उड़े और खेल भावना की झलक साफ नजर आई। राजनीति और न्यायपालिका की इस अनोखी जुगलबंदी ने सबको चौंका दिया। खेल के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों से लेकर न्यायपालिका और केंद्रीय मंत्रियों तक सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि खेल के लिए कोई उम्र या पद बाधा नहीं है। और इसी अंदाज में यह मुकाबला यादगार बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।